नमस्कार मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेली करंट अफेयर का लेकर आए हैं, जो यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। और अभी हाल में यूपी पीसीएस का फॉर्म आप लोग भर ही रहे हैं, और आज से ही आप फॉर्म भरने के बाद से ही कमर कस लीजिए किस प्रकार से हमको अध्ययन करना है, जैसे हमारा पीटी आसानी से हो जाए। और अगर अभी से भी आप करंट अफेयर पे लग जाते हैं मित्रों, तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि यह मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि अभी समय आप लोग हम देखते हैं कि जब परीक्षाएं आती हैं तब करंट अफेयर को देखते हैं, लेकिन इस समय जो यूपी पीसीएस का प्रश्न पूछने का तरीका है वह रिलेट करके, करंट से रिलेट करके जीएस के भी प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जा रहे हैं। साइंस के भी टेक्नोलॉजी के प्रश्न जो आते हैं वह भी आपके करंट से ही रिलेट रहते हैं। तो मित्रों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं मित्रों, तो यह मान के चलिए कि 30 से 35 प्रश्न आपके आसानी से सही हो जाएंगे। तो मित्रों, हम लोग इस प्रकार से अध्ययन करेंगे जिस प्रकार से खोजी विद्यार्थी की तरह, कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं आपकी साल पीसीएस 2026 में। पीसीएस 2026 में तो इसमें अगर आप सहयोग करेंगे, कुछ आप कुछ हम मिलकर प्रयास करेंगे, और मेरा जहां तक प्रयास रहेगा कि एक भी क्वेश्चन जो हम अभी से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, और लास्ट में जब आप जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उस कुछ दिन पहले तक जो पढ़ाया जाएगा 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मित्रों। लेकिन इसके लिए आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, यह यूपी पीसीएस है, आपको अधिकारी बनाता है, आपको अधिकारी बनाता है। तो देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, और सटीकता की तरह से टू द पॉइंट जिस प्रकार से पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। यह तो पीसीएस की बात हुई, और जो इससे छोटे एग्जाम है आरओ एआरओ ट्रिपल एससी रेलवे एसएससी, अगर आप इस दृष्टिकोण से पीसीएस के दृष्टिकोण से पढ़ लेते हैं तो यह सब क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे मित्रों। तो देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप आज का डेली करंट अफेयर जो आजकल की ताजा तरीन घटनाएं हैं उससे संबंधित हम आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम आज अपनी पहली क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस राज्य ने नीति आयोग के द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन सा सूचकांक है? निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 मित्रों। और यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? लिखा ही है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इस नीति आयोग के द्वारा इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है मित्रों? तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो आपका उत्तर इसमें कौन सा सही है? सी, गुजरात। इसमें निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, इसमें प्रथम स्थान किसका है मित्रों? यह तो क्वेश्चन में पूछा गया है गुजरात। लेकिन अगर दूसरा और तीसरा कभी कभी क्रम लगाने के लिए आपसे पूछ लेता है, तो दूसरा स्थान किसको मिला है मित्रों? दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान तमिलनाडु को। दूसरा स्थान किसका है मित्रों? महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। तो यहाँ पर ही दिया है दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु का। ये तो समान जो हमारा ऑल ओवर नीति आयोग का सूचकांक जारी किया गया है सारे प्रदेशों को मिला। अब इसमें कुछ विशेष वरीयता देकर सूचकांक जारी किया जाता है, जैसे पर्वतीय राज्य कुछ है और पूर्वोत्तर के राज्य, उसमें पहला दूसरा और तीसरा स्थान किसको मिला है? तो उसमें पहला स्थान मित्रों उत्तराखंड का है, दूसरा स्थान आपका असम का है, और तीसरा स्थान आपका हिमाचल प्रदेश का। कौन सा राज्य है? पर्वतीय और पूर्वोत्तर के राज्य। तो हम लिख देते हैं पर्वतीय एंड पूर्वोत्तर के राज्य। राज्य में पहला स्थान मित्रों किसका है? उत्तराखंड का। पहला स्थान
उत्तराखंड का। और दूसरा स्थान किसका है मित्रों? दूसरा स्थान असम का है, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्थान असम और तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तीसरा स्थान किसका मित्रों है? हिमाचल प्रदेश का। अब एक और आपसे पूछ सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है मित्रों? तो पहला स्थान गोवा का है, दूसरा स्थान दिल्ली का है और तीसरा स्थान आपका चंडीगढ़ का है। तो आप केंद्र शासित प्रदेशों में भी लिख ले। केंद्र शासित प्रदेश में देश में प्रथम स्थान किसका है? गोवा का और दूसरा स्थान दिल्ली का और तीसरा स्थान चंडीगढ़ का है। तीसरा स्थान किसका है मित्रों? चंडीगढ़ का। इतना आप मोटी मोटा याद करके रखते हैं मित्रों, तो यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, अगर यह कथन कारण में भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाएगा तो क्या बनाया जाएगा? निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड का। तो आपका अगर इस तरह से कथन कारण में क्वेश्चन बनाता है मित्रों, तो आपको यह दोनों कथन सही है, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया जाता है और पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान किसका है? उत्तराखंड का। तो अगर कथन कारण में क्वेश्चन बनाए या वन लाइनर क्वेश्चन बनाए, सारे के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। फिर कुछ स्लाइड के माध्यम से हम इसमें देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा पहली बार यह सूचकांक जारी किया गया IF इंडेक्स 2026। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवेश अनुकूल वातावरण का आकलन करना है। निवेश अनुकूल वातावरण का आकलन करना है कि किस प्रदेश में निवेश अनुकूल है, वहां पर सारी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और वहां पर निवेश आकर्षित हो रहे हैं। इस सूचकांक का मतलब यही है। तो सबसे अच्छा किसका है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का, पूर्वोत्तर में उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ का। यह सब दिया है स्लाइड में मित्रों, हम बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। हाल ही में ग्रामोदय, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दौड़ से। हाल ही में ग्रामोदय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रामोदय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा, सी हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा और डी हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। तो यह ग्रामोदय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नाबार्ड। नाबार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है मित्रों? नाबार्ड के द्वारा। अब नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड क्या है मित्रों? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड क्या है मित्रों? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है मित्रों। अब इसकी स्थापना जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार PCS और छोटे एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है और डेट वाइज पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई मित्रों? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी मित्रों? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किस समिति के सिफारिश पर ही हुई थी? तो बी शिवरामन समिति के सिफारिश। किसकी समिति पे? बी शिवरामन। किस समिति के? बी शिवरामन समिति। बी शिवरामन समिति के सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की
और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। यह एक नया ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जिसे नबार्ड ने चालू किया है। कब? अपने 45वें स्थापना दिवस 12 जुलाई 2026 को शुरू किया गया है। और अब इसमें कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 45वां। इस अनुसार 1982 इसकी स्थापना दिवस हो जाएगा 12 जुलाई। आपको पता ही है, ग्रामीण युवाओं को व्यवसाय, इसका उद्देश्य क्या है? व्यवसाय शुरू करने में, सफल बनाने में मदद करना है और ग्रामीण युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है और गांव में टिकाऊ व्यवसाय विकसित करना है और आत्मनिर्भर भारत 2047 को लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है मित्रों। कौन सा कार्यक्रम? नाम है ग्राम उदय। क्या नाम है मित्रों? ग्राम उदय। अब कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषताएं हैं क्या क्या है? 3 वर्ष के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? परीक्षण के तौर पर कोई कार्यक्रम जब परीक्षण के तौर पर चलाया जाता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है और इसे 3 वर्ष के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और लगभग 400 ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यही वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भारत के सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में लागू होगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जाएंगे। 3 वर्ष में देश के सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में लगभग 4000 ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण उद्यमिता तैयारी कराई जाएगी, यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ग्रामोदय। लेकिन तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्द लोक का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हो जाएगा वाराणसी, बी होगा आपका हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता में। कहा इसका अनावरण किया गया है? क्या है? शब्द लोक। वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और यह क्या है? इमर्सिव भाषा संग्रहालय है। यह एक भाषा संग्रहालय है और किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। और कहां पर किया गया है? कोलकाता। इतना ही वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। शब्दकोश क्या है? शब्दों का संग्रहालय है और इसे संस्कृत मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा का लोकार्पण किया गया? कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिषद में। कहां पर मित्रों? कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिषद में। मंत्रालय कौन है? संस्कृत मंत्रालय है। शब्दलोक भाषा संग्रहालय के लिए किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा और कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में किया गया। यह संग्रह आधुनिक तरीकों के माध्यम से आगंतुकों को इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2024 का जो है किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे प्रदान किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कृति सेनन को, बी यामी गौतम को, सी आलिया भट्ट को, डी हो जाएगा श्रद्धा कपूर को। तो यहाँ पर उत्तर होगा मित्रों यामी गौतम को। यामी गौतम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्हें किस पिक्चर के लिए प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 370 जो उनकी हालिया पिक्चर अभी आई थी उसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। आर्टिकल 370 के किसको दिया गया है? यामी गौतम जी को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? आपसे पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी आर्टिकल 370 ही है। अब यह तो महिला है, लेकिन पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ममूटी। किसने? ममूटी ने। अब पिक्चर क्या है? ब्रह्म युगम। पिक्चर क्या है मित्रों? ब्रह्म युगम। किसने जीता है?
अभिनेता सर्वश्रेष्ठ, ये तो अभिनेत्री है यामी गौतम, और अभिनेता कौन है? नेता ममूटी। और उनकी पिक्चर का क्या नाम है? ब्रह्म युगम। पिक्चर का क्या नाम है मित्रों? ब्रह्म युगम। किस पिक्चर के लिए दिया गया है ममूटी को ब्रह्म युगम? लेकिन दूसरा, इसमें दो लोगों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। कार्तिक आर्यन है, दूसरे नंबर पे कौन व्यक्ति हैं? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। इनको किस पिक्चर के लिए दिया गया है? चंदू चैंपियन के लिए। किसके लिए? चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन के लिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रहना ही चाहिए। किस पिक्चर के लिए? जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर कौन है? आर्टिकल 337। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? यामी गौतम को। किस पिक्चर के लिए? आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ममूटी ब्रह्म युगम के लिए, उनकी पिक्चर ब्रह्म युगम है। और कार्तिक आर्यन को किस पिक्चर के लिए मिला है? चंदू चैंपियन के लिए। अब कुछ हम लोग स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यह क्रम कौन सा है? 2024 का है, आप लोग कंफ्यूज ना हो 2025-26 का। 72वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है यह किसका है? 2024 का है। इसे किसके द्वारा दिया गया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में इसका वितरण किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आर्टिकल 336 है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? श्रीकांत। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ममूटी ब्रह्म युगम और कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? राजकुमार पेरियासामी। राजकुमार पेरियासामी जी हैं। यह कहाँ, कौन सी पिक्चर के लिए? अमरन। किस पिक्चर के लिए इनको दिया गया है? अमरन के। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय, वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। यह किसके लिए? कल्कि 2898, कल्कि 2898 एडी। कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कल्कि 2898 एडी के लिए दिया गया। यह स्लाइड वेरी ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगर आप लोग क्लास हमारी देखते हैं उसके बाद यह मान के चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। और नोट्स बनाते हैं, एकदम जो हम फैक्ट लेकर आते हैं ये नोट्स ही होता है। अगर आप इस माध्यम से अध्ययन करते हैं तो यह मान के चलिए जब परीक्षा आपकी नजदीक आती है और जब आपका, लोग कहते नहीं है कुछ लोग कि 2 घंटे 1 घंटे में मैं पूरा करंट दोहरा लेता हूँ, जाता हूँ परीक्षा हाल में सुबह उठ के तुरंत जल्दी जल्दी, एक तो इसी तरह और नोट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से एक पेज पर 3-4 क्वेश्चन क्या 3-4 ऐसे की फ्लो चार्ट रखते हैं जिससे एक फ्लो चार्ट पे ही पूरी तैयारी हो जाती है। तो इसी प्रकार आपको मैं नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आप परीक्षा में 1 घंटा पहले भी आप पूरा एक बार दोहरा लें। और करंट अफेयर मित्रों याद नहीं किया जाता है क्योंकि ये हर बार नया हो जाता है, तो इस प्रकार पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत अधिक कूड़ा कचरा भरने से कूड़ा कचरा ही हो जाएगा। हर साल ये नया आता रहता, तो इस प्रकार से हमको पढ़ना ट्रिक के माध्यम से कि हर साल नया आ भी जाए और पुराना भूल भी जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तिकरण अभियान 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 2026 महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी होगा केरल, सी हो जाएगा पंजाब और डी हो जाएगा कर्नाटक। तो कौन सा राज्य पहला है? महाराष्ट्र। कौन सा अधिनियम है? महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है महिलाओं के सम्मान के लिए या उनको कृषि उद्यमी बनाने के लिए। इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को कृषि उद्यमी बनाने के लिए
और जिससे केवल कृषि ही न रह जाए, उसे इस प्रकार से उनकी भी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया है। लेकिन किसने पारित किया, यही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पहली बार राज्य जिला महिला किसानों को सशक्तिकरण हेतु कानून बनाया गया है, और किसने बनाया है, महाराष्ट्र ने। यही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और ऋण बीमा प्रौद्योगिकी बाजार और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना। मतलब कृषि को इस तरह से विकसित करना जिससे उसमें महिलाओं का कल्याण हो सके, और केवल कृषि ही ना रह जाए, उसे उद्यम, बीमा प्रौद्योगिकी और उद्योग के बारे में भी उनको जागरूक करना है, जिससे वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके और कृषि को लाभप्रद बनाया जा सके। मुख्यमंत्री कौन है वहां के, आप लोग जान ही रहे हो, देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन राज्यपाल कौन है, जिष्णुदेव वर्मा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है मित्रों, जिष्णुदेव वर्मा। कभी कभी क्वेश्चनों में यह पूछ लेता है, आपके 4 राज्यपाल दे देगा और प्रदेश दे देगा, पीसीएस जैसे एग्जामों में। तो यह भी क्योंकि जो चर्चा में रहता है वहीं के राज्यपाल का पूछा जाता है, या जहाँ पे चुनाव हुए रहते हैं वहां के राज्यपाल का नाम पूछा जाता है। तो इसको भी आप देखते चले बार बार, जहां पर हमको इम्पोर्टेंट लगेगा हम राज्यपाल और सीएम का नाम बताते हुए चलेंगे। तो छठा क्वेश्चन, जापान ओपन सुपर टूर्नामेंट में 750 सुपर टूर्नामेंट महिला सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन हो जाएगा साइना नेहवाल, बी ऑप्शन होगा पीवी सिंधु, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ज्वाला गुट्टा, और डी ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी पोनप्पा। अश्विनी पोनप्पा। तो कौन जीता है, आपका उत्तर बी हो जाएगा पीवी सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ही कई आंसर है, कौन सा है, जापान ओपन। अभी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है वन लाइनर कि अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल का खिताब जीता है, लेकिन यह किस देश का है। इसी में 4 ऑप्शन दे देगा आपको। महिला ओपन 750 टूर्नामेंट किस देश का है, जापान, ब्रिटेन, कनाडा। तो आपको याद रखना है कि ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट किस देश का है, जापान का है। और किसने जीता है, पीवी सिंधु ने। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका किसको हराकर यह पुरस्कार खिताब उसने जीता है, तो किसको हराकर, अकानो यामागुची। किसको, अकानो यामागुची को। सेकंड स्थान पर कौन रही हैं, अकानो यामागुची। उन्होंने किसको हराया है, अकानो यामागुची को। किसको हराया है मित्रों, अकानो या कह लीजिए या अकाने यामागुची को हरा करके उन्होंने अपना खिताब जीता है। किसको हरा करके, अकाने यामागुची हो जाएगा आपका। किसको हरा है, अकाने यामागुची। और यह कहाँ की है, जापान। यह कहाँ की है मित्रों, जापान की है। और इन्हीं को हराकर, कहाँ की है मित्रों, जापान की है। और इन्हीं को हराकर पीवी सिंधु जी ने यह खिताब जीता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कोई इवेंट या कोई व्यक्ति कोई अच्छा कारनामा करता है तो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। पीवी सिंधु ने फाइनल में जापान की अकानो यामागुची को 21-17 से हराकर खिताब जीता है। और अब इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो यही है, किसने जीता है, पीवी सिंधु जी ने। किसको हराकर, अकानो यामागुची को हराकर जापान जो बैडमिंटन सुपर सीरीज है उसको इन्होंने जीत लिया है। लेकिन थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट है, जो लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवी सिंधु जी और किसको हराया, दूसरे अकानो यामागुची जी को। या कहाँ के थी, जापान। अब कुछ इंपॉर्टेंट देश है। पुरुष एकल का विजेता इसमें कौन रहा है, क्रिस्टोपोपोव। कौन है, क्रिस्टोपोपोव। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और पुरुष युगल फजर अल्फियान सोहिबुल फिकरी, ये कहाँ के हैं,
इंडोनेशिया के हैं। महिला युगल में किम हे जुयोंग और कोंग ही योंग, यह कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। और मिश्रित युगल फेंग यानजे हुआंग डोगपिंग, यह कहाँ की हैं? फेंग यांग हुआंग डोगपिंग, यह कहाँ की हैं? चीन की हैं। इसने मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका मित्रों, हाल ही में भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे कई बार इससे प्रश्न पूछा ही गया है मित्रों। तो कहां पर बन रही है अर्बन नाइट सफारी? ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, बी होगा उत्तर प्रदेश और सी हो जाएगा मध्य प्रदेश और डी हो जाएगा बिहार। तो कहां पर बन रही है मित्रों? अभी चर्चा में था, तो कहां पर? उत्तर प्रदेश में। यह कहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ। कहां पर मित्रों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और स्थान का नाम है कुकरेल पार्क। किस स्थान पर? कुकरेल पार्क। लेकिन मित्रों यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट सफारी और लायन सफारी। तो लायन सफारी उत्तर प्रदेश में कहां बन रही है मित्रों? लायन सफारी कहां पे बन रही है मित्रों? तो लायन सफारी इटावा। कहां पर मित्रों? इटावा। आप लोग इटावा से भली बात परिचित हैं। लायन सफारी जब आपसे पूछा जाए मित्रों तो इटावा में, और नाइट सफारी जब पूछी जाए आपसे तो लखनऊ के कुकरेल पार्क। यह दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न लिया गया है। लेकिन एक और करंट अफेयर की दृष्टिकोण से अगर कथन कारण में पूछा जाए तो विश्व में जो नाइट सफारी विकसित करने वाला भारत का कौन सा स्थान है जहां नाइट सफारी विकसित किया गया? तो भारत को स्थान इसमें मिला है पांचवा स्थान पे भारत है नाइट सफारी विकसित करने में। यहाँ पर रात में ही आप लोग जाकर जिस तरह चिड़ियाघर में जाते हैं दिन में घूमते, इस तरह नाइट सफारी यहाँ रात में भी आप भ्रमण कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि अब शहरों में नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट में काम होता है, तो जिसको नाइट शिफ्ट में कुछ लोग काम करते हैं तो दिन में जाते हैं, और जो दिन शिफ्ट में रहते हैं उनको समय नहीं मिलता है, तो रात में उन्हें घूमने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तो नाइट सफारी इसमें विश्व स्तर पर भारत पांचवें नंबर पर। पहले नंबर पे कौन है मित्रों? सिंगापुर। दूसरे नंबर पर चीन ने स्थापित किया था, और तीसरे नंबर पर किसने स्थापित किया था? थाईलैंड ने। और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया ने। तो पहले नंबर पर किसने स्थापित किया? सिंगापुर ने। दूसरे नंबर पर चीन। दूसरे नंबर पर किसने स्थापित किया मित्रों? चीन ने। और तीसरे नंबर पर थाईलैंड। और चौथे नंबर पर मित्रों इंडोनेशिया। किसने स्थापित किया था मित्रों नाइट सफारी? इंडोनेशिया ने चौथे नंबर। लेकिन हम किस स्थान पे हैं? पांचवें नंबर पर। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। नाइट सफारी वही जो हमने आपको बात की कि नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में कहां पर? कुकरेल पार्क में स्थापित की। वन्यजीवों के प्राकृतिक वातावरण के लिए उद्देश्य पर्यटकों को बढ़ावा देना और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह सब मित्रों हम आपको बता चुके हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटर क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 02 को किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा विक्रम एस, बी ऑप्शन हो जाएगा अग्निबाण, और सी ऑप्शन हो जाएगा विक्रम 1, और डी ऑप्शन हो जाएगा PSLV। तो किस रॉकेट के माध्यम से यह किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी अग्निबाण। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? अग्निबाण के माध्यम से इसका अनावरण किया गया है। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बार, मिशन 0.2। क्या है मित्रों? मिशन 0.2। और यह किसके द्वारा किया गया? अग्निकुल
कासमास के द्वारा इस रॉकेट का परीक्षण किया गया। अग्निकुल कासमास, अग्निकुल कासमास के द्वारा इसका जो प्रक्षेपण किया गया, किसके द्वारा? अग्निकुल कासमास। इसने किसका निर्माण किया है? अग्निबाण का निर्माण किया है। और यह कहां पर है? चेन्नई में। अग्निकुल कासमास यह कहां पर है? चेन्नई। कहां पर मित्रों? अग्निकुल कासमास कहां पर है? चेन्नई में। और यह वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्या मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। लेकिन किसके द्वारा? मिशन 02 रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया गया, तो अग्निबाण का। और यह किसने इसका निर्माण किया है? तो अग्निकुल कासमास ने किया है। और यह कहां पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लें। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में पहले ऑर्बिटर क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम आपसे पता ही है, आपको हम बता चुके हैं, मिशन 02 क्वेश्चन में ही था। इसको किसके द्वारा? चेन्नई में स्थित स्टार्टअप है, मतलब नई कंपनी है, अग्निकुल कासमास के द्वारा। किसके द्वारा? अग्निकुल कासमास के द्वारा अग्निबाण रॉकेट से इसे संचालित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पहली बार रॉकेट के प्रथम चरण स्टोर को नियंत्रित तरीके से समुद्र में उतारना। जिस प्रकार आप देखते हैं कि अमेरिका में इंटरनेशनल स्पेस पे लोग जाते हैं या रॉकेट पर सेंस किया जाता है, और लास्ट में कहां पर उतरता है? समुद्र में, पैराशूट के माध्यम से। उसी तरह भारत भी प्रयास कर रहा है कि हम उनके तरह अपना लक्ष्य करें और उनके स्थान पे, तभी हम 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको विकसित भारत बनाना है, तो जो विकसित देश हैं उनके जैसे टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा या उनके समकक्ष हमको पहुंचना पड़ेगा। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, 2026 में जोखिम आधारित व्यापार, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली, जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, सी ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो कौन बन गया है मित्रों? सी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस आधार? जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली कौन है? जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली स्थापित करने वाला कौन है पहला राज्य? छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कई बार आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और इसका प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण कोसल। दक्षिण प्राचीन नाम दक्षिण कोसल। प्राचीन नाम इसका क्या है? दक्षिण कोसल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2026, छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 पारित कर दिया है। इस प्रणाली का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? मेन है उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन को सरल बनाना तथा व्यापार शुरू करने के लिए अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और समयबद्ध एवं कम खर्चीला बनाना है इसका मेन उद्देश्य। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सटीक समय मानकीकरण के लिए व्हाइट रैपिड, क्या मतलब? व्हाइट रैपिड टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय IST वितरण प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन कहां पर किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, बी ऑप्शन हो जाएगा बंगलुरु, सी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, और डी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। तो यह कहां पर किया गया है? बेंगलुरु। कहां? बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक में
प्रहलाद जोशी किसके द्वारा किया गया? प्रहलाद जोशी की, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी है, इनके द्वारा किया गया है। क्या है? व्हाइट रैपिड टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय वितरण प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रहलाद जोशी के द्वारा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। कहां पर किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। अब जो बार बार पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश, पीसीएस में पूछता है कहां से गुजरता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। कहां पर गुजरता है? नैनी प्रयागराज से, नैनी प्रयागराज, नैनी प्रयागराज। लेकिन मित्रों अब जो नई रिसर्च बताती है यह कहां पर है? कहां से? विंध्याचल के पास से मिर्जापुर। कहां से? विंध्याचल, विंध्याचल के पास मिर्जापुर। कहां से मित्रों? विंध्याचल के पास मिर्जापुर से। लेकिन मित्रों अगर प्रश्न में आए और दोनों ऑप्शन आपको दिए तो आप नैनी ही मारेंगे, क्योंकि आयोग उन्हीं उत्तरों को सही मानता है जो उसके पास पहले से सही है। क्योंकि ऐसे कई उत्तर है मित्रों जहां आयोग विवादित होता है तो अपने पहले ही उत्तर को मानता है। तो आप क्या लगाएंगे? नैनी प्रयागराज। लेकिन वास्तविकता में विंध्याचल के पास मिर्जापुर से आईएसटी गुजरती है। और यह क्या है? किस अंशांक पे है? 82.5 डिग्री उत्तर पूर्वी देशांतर पर। कितने पर है मित्रों? 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कई बार आपसे पूछ लिया गया कि आपके मानक समय क्या है, कईयों बार परीक्षा में पूछा गया, छोटे परीक्षाओं में या बड़े परीक्षाओं में, तो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। केंद्रीय उद्योग मामले के खाद्य एवं पर्यावरण वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस नेटवर्क का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। जक्कूर स्थित, कहां पर? जक्कूर में स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला में। इसका उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक समय, एक राष्ट्र एक समय की गणना के तहत देश भर में समान, अत्यधिक सटीक एवं सुरक्षित भारतीय मानक समय आईएसटी वितरण प्रणाली स्थापित करना है। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है मित्रों? यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो इथरनेट नेटवर्क पर उप नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ समय का सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करती है। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मित्रों। एग्रीकल्चर लीडरशिप कन्वेंशन 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन हरियाणा। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों, किसे सम्मानित किया गया है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से? तो गुजरात को सम्मानित किया गया है। और यह कौन सा अवार्ड है जो है एग्रीकल्चर लीडरशिप 2026 में प्रदान किया गया? यह कौन सा है? कौन सा संस्करण है इसका? 17वां संस्करण। कौन सा है मित्रों? 17वां संस्करण है। अब इसके स्टैटिक्स, गुजरात राज्य आ गया है तो कुछ इसके स्टैटिक्स को देख लेते हैं जिससे आपका स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाए। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई, गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 1 मई 1960। 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। कुल जिले गुजरात में कुल जिले कितने हैं? कुल जिला 33। कुल जिलों की संख्या गुजरात में 33 है। कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है मित्रों?
182। कितनी है? 182। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 182। और लोकसभा सीट कितनी है? 26। और लोकसभा सीट कितनी है? 26 है मित्रों। और राज्यसभा सीट कितनी है? 11। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। विधानसभा की सीटें गुजरात में कितनी है? 182। राज्यसभा की सीट कितनी है? 26। लोकसभा की सीट कितनी है? 26। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी जैसे राज्यपाल पूछ लेता आपका, तो आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है मित्रों? आचार्य देवव्रत। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। गुजरात में बागानी क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व और नवाचार के लिए नई दिल्ली में आयोजित 17वीं, कौन सी है मित्रों? 17वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप कन्वेंशन 2026 प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव बागड़े द्वारा दिया गया है। और गुजरात की ओर से यह पुरस्कार किसने लिया? तो कृषि मंत्री है जीतू भाई बाघाड़ी। कौन है मित्रों? जीतू भाई बाघाड़ी को यह दिया गया है। इसकी राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। तो हमने जो 11 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे और वेरी इंपॉर्टेंट थे, हमने प्रयास किया कि जो भी प्रश्न है इसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का हमने प्रयास किया। लेकिन आपको कितना समझ में आया, यह आपका दायित्व है कि आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा मित्रों। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करें मित्रों। यहीं से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा हम लोग जो एफर्ट लगा रहे हैं। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं, थोड़ा सा हम लोग को पता चलता है कुछ खामियां हैं या कुछ अच्छा है, तो हम लोग और दूने स्पीड से मेहनत करने का प्रयास करेंगे। और जो हम लोगों का प्रयास है, यह कोशिश है कि कोई भी एग्जाम करंट अफेयर जहां पर पूछा जाता है, मान लीजिए यूपी पीसीएस को टारगेट किया गया है, लेकिन कोई भी एग्जाम हो, जहां भी करंट अफेयर आएगा मित्रों, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और आप लोग कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे और इसी तरह खूब पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।